अरे अच्छा, 4 मिनट बाकी पड़े। कर दिया। चलो आज समय से पहले आ गए, मेरी घड़ी भी आ गई है। इसको अपन थोड़ा पीछे कर लेते हैं घड़ी को। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? हाँ, थोड़ा पहले आ गया समय से। 4 मिनट पीछे घड़ी है ना वो। अच्छा, तो मैं मेरी घड़ी आगे कर लेता हूँ। अच्छा, नहीं बराबर ही आए हैं, इवन 2 मिनट लेट ही है। कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग। बता दीजिए, आवाज़ ठीक ठाक पहुंच रही है? आवाज़ कम है तो कोई बात नहीं, लगा लो वो। आज दरअसल नीरज चोपड़ा का मैच देख रहा था, तो उसकी वजह से लेट हो गए हम भी। और आज सभी को बधाई हो, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत लिया। अब उसकी जाति मत तलाशना जाके उस पे गूगल पे कि नीरज चोपड़ा किस जाति का है। ऐसे जाति का टैग लगा कि उसकी सफलता को छोटा नहीं करना चाहिए हमें। अब गूगल पे लोग सर्च करने लग गए होंगे कि नीरज चोपड़ा की जाति क्या है। जाति उसकी भारतीय है और वो सैनिक है। सैनिक की कोई जाति नहीं होती। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हम जहाँ कल थे वहाँ से बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो कल हमने आरबीआई को कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे बैंक एवं उसके कार्यों के बारे में, और फिर धीरे धीरे शो ऑन क्लास चलती रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बैंक एवं उसके कार्य क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक है इसका। एक सवाल यहाँ से जो है वो डेफिनेटली बन सकता है यहाँ से। ठीक है, आज जेवलिन थ्रो का मैच था और जेवलिन थ्रो के अंदर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। 87.58 मीटर जो है वो फेंका उसको, जेवलिन को। ठीक है, और वहाँ से गोल्ड मेडल जीता। भारत के लिए ये पहला अवसर है कि गोल्ड मेडल आया है। तो वो मैच था, हम देख रहे थे, तो काफ़ी लेट हो गए। चलो अब शुरुआत कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बैंक एवं उसके कार्यों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे बैंकों के प्रकार। बैंकों के प्रकार, ठीक है, हमारे कोर्स में 2 है, टाइप्स ऑफ बैंक्स। ठीक है, सबसे पहले बैंक की कितनी प्रकार होते हैं वो देखेंगे। और ये हमारे कोर्स में ऐसे ही लिखा हुआ है कि बैंकों के प्रकार और बैंकों के कार्य, ये 2 चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, अब देखिए बैंकों के मैं प्रकार की सबसे पहले बात करता हूँ कि बैंक कितनी प्रकार की होती है। तो बैंक को हम ऐसे मोटे तौर पे 2 भागों में बांट सकते हैं, या यूं कहिए कि वित्तीय संस्थाओं को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ऐसे ले लेते हैं हम उसको, वित्तीय संस्थाओं के प्रकार। वित्तीय संस्थाएं जितनी भी है, ठीक है, वित्तीय संस्था का मतलब होता है पैसे का काम करने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं उसे अपन वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। ठीक है, अब ये 2 टाइप की होती है। कुछ होती है जो बैंक का काम करती है और कुछ होती है जो आपकी गैर बैंक का काम करती है। ठीक है, नॉन बैंकिंग, इसे हम कहते हैं नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज बोल देते हैं या इंस्टीट्यूट बोल देते हैं, एनबीएफसीआई बोलते हैं। और ये होते हैं बैंक आपके, बैंक, और ये हो गए आपकी नॉन बैंक। ठीक है, नॉन बैंक। अब देखिए बैंक कितने प्रकार, बैंक और नॉन बैंक में फर्क क्या है? बेसिकली फर्क समझिए। सबसे पहले फर्क ये है, बैंक वे है जिनको आरबीआई जो है वो क्या करता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट BRA 1949 के अंतर्गत क्या करता है, लाइसेंस देता है। ठीक है, अंतर्गत लाइसेंस देता है, उसे हम क्या कहते हैं,
बैंक कहते हैं। तो बैंक किसे कहते हैं? जैसे आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत क्या करता है, लाइसेंस देता है, उसे अपन बैंक कहते हैं। और बैंक को लाइसेंस मिलने के बाद बैंक क्या कर सकती है, जनता से जमा ले सकती है और जनता को ऋण दे सकती है। जमा ले सकती है और ऋण क्या कर सकती है, दे सकती है, ऋण दे सकती है। ये बैंक क्या काम करती है, और बाकी किसी के पास भी ये अधिकार नहीं होता बैंकों को ऋण देना, सॉरी जनता को ऋण देना, जनता से जमा लेना, ये अधिकार इनके पास में, किसी के पास में नहीं होते, सिर्फ बैंक के पास में होते हैं। और इनको लाइसेंस कौन देता है? आरबीआई देता है। किस एक्ट के तहत? BRA 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत लाइसेंस देता है, उसे अपन बैंक कहते हैं। ये क्या होता है? ये गैर बैंकिंग इंस्टीट्यूट जो है, इनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत लाइसेंस नहीं मिलता, बल्कि ये जितने भी संस्थान हैं नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट जो भी है, इनको आपके कंपनीज एक्ट के तहत आपके रजिस्टर्ड किया जाता है। ठीक है, कौन सी अधिनियम के तहत? कंपनी एक्ट जो है, कंपनी अधिनियम, पहले ये 1956 में था, इसको एडिट करके 2013 में मॉडिफाई किया गया। तो कंपनीज एक्ट के तहत जिनको लाइसेंस मिलता है वित्त मंत्रालय के द्वारा जो दिया जाता है, वो आपके क्या होता है, वो हमारे यूं कहिए कि नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट होते हैं। और ये जनता से न जमा ले सकते, न आपसे जनता को ऋण दे सकते हैं। तो ये सीधा जनता से संपर्क इतना नहीं रखते लोन देने वगैरह के लिए, तो उसे अपन नॉन बैंकिंग कहते हैं। हमारे कोर्स में क्या है? हमारे कोर्स में जो है वो है आपके बैंकों के प्रकार, और गैर बैंक के बारे में कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको है वो एक बार शामिल जरूर करेंगे। अब अगर बैंक के प्रकार की मैं बात करूं, तो बैंक होते हैं विद्यार्थियों दो टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के बैंक होते हैं। एक होते हैं वाणिज्यिक बैंक, जैसे हम कहते हैं कॉमर्शियल बैंक। कैसे बैंक होते हैं? वाणिज्यिक बैंक होते हैं, जैसे अपन कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। और दूसरे होते हैं सहकारी बैंक। ठीक है, कैसे बैंक? सहकारी बैंक। सहकारी बैंक क्या होते हैं वो मैं आगे डिटेल से समझाता हूं। तो बैंक दो टाइप की होगी, कॉमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, सहकारी बैंक और आपके वाणिज्यिक बैंक, ये दो टाइप के बैंक हो गए। अब जो वाणिज्यिक बैंक है, इनको हम दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है, कितने भागों में? दो भागों में। एक होते हैं अनुसूचित बैंक, अनुसूचित बैंक, और गैर अनुसूचित बैंक। ठीक है, गैर अनुसूचित बैंक। ये दो टाइप के हो गए ये। ठीक है, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा इसको और अपन इसको अच्छे से समझते हैं कि बैंक किसे कहते हैं, मैंने बता दिया, और गैर बैंक किसे कहते हैं, मैंने बता दिया। अब देखिए, अब आता है कि बैंक दो टाइप की होती है। एक होती कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, इसको समझिए। कॉमर्शियल बैंक वे बैंक होते हैं जो मुनाफे के लिए काम करते हैं। किसके लिए? मुनाफे के लिए काम करते हैं, मुनाफे के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, चाहे एसबीआई हो, चाहे पीएनबी हो, चाहे आईसीआईसीआई हो, चाहे निजी कोई भी बैंक हो, ये सारे बैंक क्या करती है, ये सारे बैंक आपके मुनाफे के लिए काम करते हैं, उससे अपन कहते हैं कॉमर्शियल बैंक। जो सहकारी बैंक है, इनका क्या फंडा रहता है? सहकारी बैंक आपके किसी मुनाफे के लिए काम नहीं करती, बल्कि ये न लाभ व न हानि के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, न लाभ हो न हानि हो, उस सिद्धांत पे काम करती है। कौन सी बैंक? सहकारी बैंक। अच्छा, वाणिज्यिक बैंक का कोई न कोई संस्थापक होता है। सहकारी बैंक जो है ये आपके किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों के द्वारा कोऑपरेटिव, 10, 15, 20 लोग कोऑपरेट करके कोई बैंक बनाते हैं, तो उसे अपन कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं, और एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये सहकारी बैंक हो जाते हैं और ये कॉमर्शियल बैंक हो जाते हैं। ठीक है, आगे समझिए। अब वाणिज्यिक बैंकों के अंदर कुछ बैंक ऐसे हैं जो आपके आरबीआई
एक्ट 1934 की अनुसूची 2 में शामिल है। तो जो अनुसूची 2 में शामिल है, अनुसूची यहां पे एक शेड्यूल बनी हुई है आरबीआई एक्ट के अंतर्गत, और उस शेड्यूल के अंदर कोई शामिल है तो उसे कहते हैं अनुसूचित बैंक। और अगर आरबीआई एक्ट 1934 की अनुसूची 2 में शामिल नहीं है तो हम उसको क्या कहते हैं, गैर अनुसूचित बैंक। समझिए, अब आरबीआई एक्ट 1934 की अनुसूची 2 में कौन शामिल हो सकती है बैंक? ऐसी बैंक जिसका मिनिमम आपके 5 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजी हो, प्लस एक विश्वसनीय बैंक हो जिसके ऊपर आपके विश्वास किया जा सके, जनता जो है वो कभी भी किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ हो, मतलब बेदाग बैंक हो जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दाग धब्बा नहीं लगा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं हम अनुसूची 2 में अनुसूचित बैंक कहलाती है। गैर अनुसूचित ऐसी बैंक होती है जो अनुसूची 2 में शामिल नहीं है। आजकल ऑलमोस्ट सारी बैंकों को अनुसूचित में डाल दिया गया है, ठीक है। तो वाणिज्यिक बैंक आप समझ गए होंगे, और अनुसूचित बैंक समझ गए होंगे, और गैर अनुसूचित बैंक समझ गए होंगे। इसको अपन बाद में देखेंगे। अब देखिए आगे, अब इस अनुसूचित बैंकों के अंदर फिर हम आगे कई टाइप के बैंक ले लेते हैं। फिर अनुसूचित अगर मैं बैंकों की बात करूं तो इसमें आपके सार्वजनिक बैंक आ जाते हैं, ठीक है, और निजी बैंक आ जाते हैं। निजी बैंक, अब देखो निजी बैंक और सार्वजनिक बैंक। गैर अनुसूचित में कौन से होते हैं? विदेशी बैंक और आरआरबी, ठीक है, ऑलमोस्ट। अब आगे देखिए सर, 3 बैंक होते हैं, क्या लिखा है? हाँ, तो अनुसूचित बैंकों में हम सार्वजनिक और निजी बैंक ले लेते हैं, ठीक है। सार्वजनिक बैंक किसे कहते हैं उसको अपन आगे एक स्लाइड में जाके समझते हैं। अब देखिए 3 प्रकार के बैंक हैं, समझना। पहले तो आप ये टेबल देख लेना अच्छे से कि ये सब समझ गए होंगे आप, वाणिज्यिक, अनुसूचित, गैर अनुसूचित, सहकारी वगैरह वगैरह। अब इस टेबल को थोड़ा सा अपन समझते हैं। एक हुआ सार्वजनिक बैंक, जैसे हम कहते हैं पब्लिक बैंक, पब्लिक। दूसरा हो गया आपके निजी बैंक, प्राइवेट बैंक, ठीक है। और तीसरा हो गया आपके सरकारी बैंक। गवर्नमेंटल बैंक आप कह सकते हो, ठीक है। तीनों मंत्र समझिए। अब तीनों का बिल्कुल एक प्रकार से मैं बेसिक अंतर बताता हूं, ठीक है। अब आप तीनों में अंतर समझना। अब मैं अगर सार्वजनिक, देखो यहां पे एक अपन एग्जांपल ले लेते हैं। अगर किसी बैंक के पास में मान लेते हैं 100 रुपए की टोटल प्रॉपर्टी है, कितनी प्रॉपर्टी मानते हैं? 100 रुपए की। अब 100 रुपए की अगर प्रॉपर्टी है, और अगर 100 रुपए की जो प्रॉपर्टी है ये पूरी की पूरी अगर सरकार की है, अगर उस बैंक के अंदर पूरा पैसा किसका लगा है? 100% पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लगा है, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं? सरकारी बैंक। तो क्या कहेंगे? जब 100% पूंजी अथवा स्वामित्व, भाई जिसकी पूंजी होगी स्वामित्व उसी का होगा, स्वामित्व सरकार का हो, तो उसे क्या कहते हैं? सरकारी बैंक। तो उसे सरकारी बैंक कहते हैं। अभी हाल फिलहाल ऐसा कोई बैंक नहीं जिसमें 100% सरकार की पूंजी लगी हुई हो, लेकिन हमें समझना जरूरी है। जैसे सरकारी स्कूल है, 100% पूंजी किसकी लगी होती है? सरकार की। जैसे कोई चिकित्सालय, राज्य की चिकित्सालय, 100% पूंजी किसकी होती है? सरकार की। तो ऐसे जितने भी राजकीय जितने भी होते हैं वो सारे के सारे, ऐसा कोई राजकीय बैंक भारत का नहीं है जिसमें 100% सरकार की पूंजी हो। अभी वर्तमान में ऐसा कोई मामला नहीं है।
दूसरा देखिए, निजी क्या होता है? निजी का मतलब ये होता है कि आपके 51% या उससे अधिक। 51 क्यों? क्योंकि मान लो अपने पास 100 वोट है, तो 100 वोट अगर है तो उसमें जीतने के लिए हमें कितने चाहिए होते हैं? 51, जिसका बहुमत होता है आपके एक प्रकार से उसी की सत्ता बनेगी। तो 51% या उससे अधिक, 51% या उससे अधिक स्वामित्व, या यूं कहिए कि पूंजी किसकी हो? निजी क्षेत्र की हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? निजी बैंक बोलते हैं, प्राइवेट बैंक बोलते हैं। ठीक है, बशर्ते 51% या उससे अधिक पूंजी होनी जरूरी है। ठीक है, 51 से कम है अगर, ठीक है, जैसे 49% है, तो फिर वो निजी बैंक नहीं रहेगा। निजी बैंक होने के लिए आपके क्या होना चाहिए? 51% या उससे अधिक पूंजी होनी चाहिए। अब बात आती है सार्वजनिक क्या होता है, पब्लिक क्या होता है। ठीक है, अब देखिए सार्वजनिक में क्या होता है? 51% या उससे अधिक, उससे अधिक स्वामित्व या पूंजी किसकी हो? सार्वजनिक क्षेत्र की हो। सार्वजनिक क्षेत्र का क्या मतलब है? पब्लिक सेक्टर का मतलब ये होता है कि लोग क्या करते हैं, सरकार क्या करती है? शेयर जारी करती है, और शेयर जब जारी करती है तो फिर क्या होता है कि सर समझ में तो आ रहा है पर किसी सर ने तो उल्टा बता रखा, तो भाई उस सर को सुनो। देखो ऐसा है, जैसा आपको समझ में आता है, आपको लगता है कि जो सर ठीक बता रहा है आप उसको सुनिए। आप देखो ये मत सुनो, अगर आपको लगता है कि किसी ने उल्टा बताया, हो सकता है उसने सही बताया उसके अनुसार, तो आप किसी एक पर को फॉलो कीजिए। आप ज़्यादा माथा फोड़ी ऐसे टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना। हमारे लिए कोई वो नहीं है। तो सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है? 51% या उससे अधिक स्वामित्व पूंजी सार्वजनिक क्षेत्र की हो तो हम उसे सार्वजनिक बैंक बोलते हैं। सार्वजनिक क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है, शेयर मार्केट में शेयर जारी करती है और उसमें इसकी हिस्सेदारी पब्लिक में बेची जाती है। तो उसमें कुछ शेयर कोई खरीदता है, कोई जनता शेयर खरीदती है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट शेयर खरीदते हैं। इससे क्या होता है कि सार्वजनिक हिस्सेदारी कहलाती है वो। ठीक है, सरकार का पैसा नहीं है वो, ये पैसा किसका होता है? पब्लिक का पैसा होता है। जब भी बैंक लॉस में जाएगा तो पब्लिक को लॉस होगा, जिसने शेयर खरीदा है उसको लॉस होगा। ठीक है, तो ऐसे बैंक क्या कहलाते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहलाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं SBI वगैरह की, तो ये सारे के सारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, जिसमें जो है वो पैसा किसका लगा हुआ है? इसमें पैसा पब्लिक का लगा हुआ है। और अगर लॉस होता है तो पब्लिक को होता है, NPA होता है तो भी पब्लिक को होता है। सारा का सारा मामला, नुकसान वगैरह जो कितना होना है वो सारा का सारा किसको होता है? पब्लिक को होता है। अगर मैं मार्च तक का आंकड़ा बताऊं, मेरे मार्च तक का आंकड़ा कन्फर्म है, तो अभी भारत में इन बैंक की संख्या है 12 पब्लिक बैंक। वैसे ये आंकड़ा महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हम याद करेंगे, कल को सरकार ने कोई 2 सार्वजनिक बैंकों का विलय कर दिया तो आंकड़ा 11 हो जाएगा। तो ये घटता बढ़ता रहता है, इसलिए आंकड़े याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये चेंजेबल है, परिवर्तनशील है और बदलते रहते हैं, और आंकड़े बदलते रहते हैं, तो उन आंकड़ों को याद करना मेरे हिसाब से इतना ठीक है वो नहीं है। अब आता है निजी बैंक कितने हैं। अगर वर्तमान की बात करूं अप्रैल तक की, तो 22 जो है वो बैंक ऐसे हैं निजी बैंक। अप्रैल तक की क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वित्त वर्ष तक का आंकड़ा जो है वो परीक्षा में पूछा जा सकता है। 22 संख्या है इसकी निजी बैंक की। टोटल निजी बैंक 22 है, जिसमें जैसे ICICI बैंक है ना, इसके अलावा जैसे एक्सिस बैंक है, कोटक महिंद्रा है। ये सारे बैंक ऐसे हैं, ये प्राइवेट है। इनमें मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर कौन होता है? प्राइवेट इंस्टीट्यूट होता है। ठीक है, इसमें मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर कौन होता है? पब्लिक सेक्टर होता है। और इसमें मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर कौन होता है? कंप्लीटली गवर्नमेंट होती है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 22। ये भारत में अभी कोई ऐसे बैंक यहाँ पे है नहीं। तो 22 और 12 ये टोटल कितने हो गए? 34 बैंक हो गए। अब इसलिए हम इस आंकड़े पे पहुंचे हैं कि अभी वर्तमान में आपके ये अनुसूचित बैंकों की संख्या कितनी है? 34। ठीक है, तो 34 संख्या हो जाती। देखो, आप संख्या पे जानने की बजाय आप कंसेप्ट को समझना। संख्या बदलती रहती है, कंसेप्ट नहीं बदलेगा। ये जो कंसेप्ट है हमारा,
जो इसको समझने का, ये आपके नहीं बदलना, लेकिन आंकड़े जो है ये तो बदलते रहेंगे। और आपको देखना ये सार्वजनिक बैंक है धीरे धीरे कम होती गई है, कंटिन्यू कम होती गई है, और वर्तमान में आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से कि बहुत कम हो चुकी है। ठीक है, अब आप इसको एक बार थोड़ा वापस देख लीजिए कि वित्तीय संस्थाएं जितनी भी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ये सारे के सारे दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो बैंकिंग के कार्य करते हैं, एक ऐसे होते हैं जो नॉन बैंकिंग के कार्य करते हैं। ठीक है, दोनों में क्या फर्क है? फर्क ये है कि जो बैंकिंग का कार्य करती है उसको आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के तहत लाइसेंस देती है, और लाइसेंस देने के बाद में ये बैंक क्या करती है, जनता से जमा ले सकती है और ऋण भी आपके दे सकती है। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरी बात क्या होता है, फिर बैंकों के कितने प्रकार हो जाते हैं? दो प्रकार हो जाते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है आपके वाणिज्यिक बैंक। दूसरे कौन से होते हैं? सहकारी बैंक। वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक में क्या डिफरेंस है? वाणिज्यिक बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो कंप्लीटली किसके लिए काम करते हैं? मुनाफा कमाने के लिए। जबकि सहकारी बैंक जो होते हैं इनका उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की हेल्प करना होता है। ये नो लॉस नो प्रॉफिट पे काम करते हैं। ये सहकारी बैंक जो है अपने सदस्यों के अलावा किसी को आपके ऋण भी नहीं देते, और बीच में आपको पता हुआ कोऑपरेटिव वाला सिस्टम जो हुआ था वो पूरा इसकी वजह से ही हुआ था। और इनको जो सहकारी बैंक है इनके लिए कोऑपरेटिव एक्ट अलग अलग बने हुए हैं, वो मैं आपको कोऑपरेटिव का जो टॉपिक आएगा उसमें समझाऊंगा। यहाँ पे ये नहीं समझेंगे हम, यहाँ पे सिर्फ अपन यही समझेंगे ये कोऑपरेटिव एक्ट के तहत काम करती है। ठीक है, और हर राज्य का कोऑपरेटिव एक्ट अलग अलग है। क्यों? क्योंकि सहकार जो है ये आपके समवर्ती सूची का विषय है, तो इसलिए पूरा का पूरा सहकारी सिस्टम किसके अंडर में आ जाता है? ये पूरा का पूरा सहकारी सिस्टम आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास में आता है। इसको हम वहाँ पे पढ़ेंगे। मैं वापस इस बिंदु पे आता हूँ। कॉमर्शियल बैंकों को फिर हम आगे दो टाइप में बांट देते हैं। कुछ ऐसी हैं जो शेड्यूल्ड बैंकें हैं, शेड्यूल्ड है, और कुछ ऐसी हैं जो आपके नॉन शेड्यूल्ड है। शेड्यूल्ड किसे कहते हैं? जो आरबीआई एक्ट 1934 की अनुसूची 2 में शामिल है उन्हें हम शेड्यूल कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो 2 में शामिल नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? नॉन शेड्यूल बोलते हैं। 2 में शामिल होने की क्या शर्त है? बैंक विश्वसनीय हो, बेदाग हो एक टाइप से, और इसके अलावा आपके सर अनुसूचित बैंक 2 टाइप के बता रखे, कहाँ बता रखे? व्यापारिक, कहाँ वहां से पता नहीं, गलत गलत पढ़ के आते हैं, फिर यहाँ पे बड़ी दिक्कत करते हैं भाई। हालत खराब है पढ़ाने वालों की भी, पढ़ने वालों की भी। ये क्या लिखा कमेंट में दिखाओ तो, ऊपर नीचे दबा हुआ कमेंट है। चलो कोई नहीं, ऊपर आने दो। हाँ, अनुसूचित बैंक में सार्वजनिक बैंक हो जाएगी और आपके निजी क्षेत्र के बैंक आ जाएंगे। हाँ, व्यापारिक बैंक और सहकारी बैंक। व्यापारिक बैंक कौन से होते हैं? व्यापारिक कोई बैंक ही नहीं भारत के अंदर। ठीक है ना, कोई बैंक का प्रकार नहीं व्यापारिक। और जहाँ तक सहकारी बैंकों की बात है तो ये पूरा का पूरा स्टेट का मैटर है। इसमें हम आगे पढ़ेंगे, सहकार में भी ग्रामीण सहकारी, शहरी सहकारी, उसको अलग पढ़ा जाता है, इसके अंदर नहीं पढ़ा जाता। इन सहकारी बैंकों का इससे सीधा आरबीआई से कोई संबंध नहीं है, केवल एक शहरी सहकारी बैंक का है जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं वापस इस पे आता हूँ। तो सार्वजनिक बैंक और निजी बैंक, क्या इसकी परिभाषा मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दी कि सार्वजनिक ये होते हैं, निजी ये होते हैं, अनुसूचित क्या होते हैं। अब मैं आता हूँ गैर अनुसूचित बैंकों के ऊपर कि गैर अनुसूचित जो बैंक होते हैं वो क्या होते हैं। तो गैर अनुसूचित बैंक विद्यार्थियों ऐसे बैंक होते हैं जो आपके यूं कहिए कि एक्ट की सूची अनुसूची 2 में शामिल नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं गैर अनुसूचित बैंक। इसमें मुख्य रूप से 2 टाइप के बैंक आते हैं। कौन कौन से आते हैं देखिए। इसमें आपके सबसे पहला आएगा फॉरेन बैंक, विदेशी बैंक। अब देखो विदेशी बैंक का क्या मतलब है? विदेशी बैंक का मतलब ये हुआ कि ऐसे बैंक जिनमें 100% पूंजी विदेशी दूसरी देशों की हो, भारत की नहीं हो। 100% पूंजी किसकी होती है? बाहरी देशों की होती है। जैसे HCBC, हांगकांग संघाई बैंक कोऑपरेशन, HSBC। अब वो HSBC हांगकांग संघाई मतलब चीन की, उनकी अपने नहीं है, तो वो एक प्रकार से विदेशी बैंक हो गया। जैसे सिटी बैंक, वो अमेरिका का है तो वो विदेशी बैंक हो गया, ये हमारा बैंक नहीं है। तो एस में क्या होता है? 100% पूंजी किसी बाहरी देश की होती है। अच्छा, दूसरी बात क्या हुई? इनके ऊपर भी नियम कानून कायदे जो है
ये सारे के सारे किसके रहते हैं, ये आरबीआई के रहते हैं। रेगुलेशन पूरा का पूरा इनको कौन करता है, आरबीआई करता है। अगर भारत में आपको व्यापार करना है तो आपको आरबीआई की अनुमति से ही काम करना पड़ेगा। अगर इनको भारत में व्यापार करना है तो एक प्रकार से अनुमति भी कहाँ से लेनी पड़ती है, आरबीआई से अनुमति लेनी पड़ती है। बिना आरबीआई की अनुमति लिए आप जो है वो यहाँ पे व्यापार नहीं कर सकते। अब बात ये आती, भारत में इनकी संख्या कितनी है, अभी तक तो 44 है, शायद एक अभी बंद हो गई है तो 43 हो सकते, लेकिन अभी भी आप 44 मान के चलिए, 44 इनकी संख्या है टोटल। वैसे ये ऊपर नीचे होती रहती है तो संख्या याद करने की जरूरत नहीं है, बस मोटा मोटा आंकड़ा याद रखोगे तो थोड़ा सा आपकी ठीक रहेगा। अब है उसके बाद में आरआरबी। आरआरबी का मतलब होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक। इसका कंसेप्ट कहाँ से आया, इसका कंसेप्ट आया था आपके कि ग्रामीण क्षेत्रों में, देखिए कैसा, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बैंक स्थापित किए जाए जो आपके शहरी क्षेत्रों के बैंकों के जैसे हो। मतलब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो शहरी क्षेत्रों जैसी बैंकों का होना चाहिए, ताकि गांव तक बैंकों की एक प्रकार से फैसिलिटीज हो सके, गांव के लोगों को साहूकारों से, भूमिपतियों के उस चंगुल से क्या किया जा सके, बचाया जा सके। तो इस उद्देश्य के लिए इन्होंने क्या किया, आरआरबी बैंक खोलने का निर्णय लिया और ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर 1975 के अंदर स्थापित की गई, ठीक है। और फिर उसके बाद में इनके रेगुलेशन के लिए क्या किया गया, 1976 के अंदर आगे चलकर इन्होंने आरआरबी एक्ट बनाया, ताकि इन आरआरबी बैंकों को क्या किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके। अब क्या हुआ, अब इन आरआरबी बैंकों के अंदर पैसा किसका लगा हुआ, क्या हम इसको सार्वजनिक बैंक कह सकते हैं, क्या हम इसको निजी बैंक कह सकते हैं, या इसको सरकारी बैंक कह सकते हैं, इसको हम किस प्रकार का बैंक कहेंगे। तो इसमें देखो 3 चीजें हैं। इसमें आपके जो पूंजी लगी हुई है वो 3 क्षेत्रों की लगी हुई है। किसकी लगी, देखिए इसमें आपके 35%, मतलब आपके जो टोटल मान लेते हैं 100 रुपए, तो 100 में से आपके 35% पूंजी लगी हुई होती है स्पॉन्सर बैंक की। एक स्पॉन्सर बैंक होगा इसके लिए, अब वो आपके बैंक ऑफ बड़ौदा भी हो सकता है, वो एसबीआई भी हो सकता है, ठीक है ना, वो पीएनबी भी हो सकता है। 35% पूंजी किसकी लगेगी, प्रायोजित बैंक की, स्पॉन्सर बैंक की। इसके अलावा 15% जो पूंजी है वो लगेगी राज्य सरकार की। स्टेट गवर्नमेंट कितना देगा, 15%। तो अगर कोई आरआरबी जिसके पास में टोटल 100 रुपए की पूंजी है तो 15 रुपए स्टेट गवर्नमेंट देती है, 35 रुपए कौन देता है, वो देता है हमारे स्पॉन्सर बैंक। स्पॉन्सर बैंक का मतलब जैसे मरुद्रा बैंक है, तो मरुद्रा बैंक को भी आपके कोई न कोई क्या करता है, स्पॉन्सर करता है। जैसे उसके स्पॉन्सर बैंक का नाम है वो वहाँ पे क्लियर हो जाता है कौन सी बैंक उसको स्पॉन्सर कर रही है। फिर पीछे कितने बचे, 50%। 50% कौन देता है, भारत सरकार देती है, ठीक है, भारत सरकार। तो इस प्रकार पूंजी होती, तो हम इसको ना सरकारी बैंक कह सकते, ना इसको आप प्राइवेट निजी कुछ भी नहीं कह सकते, इसको अलग टाइप से हो गया ये, ठीक है। इसलिए इसको अपन हाइब्रिड बैंक कहते हैं। हाइब्रिड का मतलब हो गया एक प्रकार से प्रसंस्कृत हाइब्रिड बैंक। क्यों, क्योंकि इसमें आपकी 2 चीजें हैं, पूंजी भी अलग अलग क्षेत्रों की लगी हुई है, प्लस दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करना, बड़ी बैंकों का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करना और ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं तक ये बात है वो पहुंचाना। तो ग्रामीण क्षेत्रों का उद्धार करना या ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाना, और इस हेतु क्या करना, इस हेतु आपके शहरी बैंकिंग जो है, शहरी बैंकिंग का एक प्रकार से सुविधाओं का उपयोग लेना, क्योंकि जो स्पॉन्सर बैंक है वो जनरली शहरों में ही होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको हाइब्रिड कहा जाता है कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके रूरल एरिया के अंदर आपकी बैंकिंग फैसिलिटी को बढ़ाने का काम करती है आरआरबी। अब बात ये आती है कि आपके इस आरआरबी के अंदर अभी वर्तमान में कुल कितने आरआरबी है, ठीक है। अगर अपन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में पूरे भारत भर में अभी ये अप्रैल तक का आंकड़ा है 44 का, 44 आरआरबी बची है।
उसमें से अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में महज 2 आरआरबी ही बची है। एक आपके मरुधरा ग्रामीण बैंक वाली आरआरबी बची है और एक बैंक ऑफ बड़ौदा वाली बची है। ठीक है, तो 2 आपकी आरआरबी बची है। बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्रामीण रूरल बैंक आ जाएगा। तो 2 राजस्थान में बची है और पूरे भारत के अंदर कितनी है? 44 आरआरबी है। अकॉर्डिंग टू राजस्थान सरकार की वेबसाइट का मैं जो है वहाँ हवाला दे रहा हूँ, और अगर किसी को 3 लगता है तो आप अपने हिसाब से याद कर लेना। ठीक है, और मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत ही विश्वास के साथ बताता हूँ। ऐसे मैं यूँ कहिए कि ऐसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या गाइड से देख के नहीं बताता कि 3 आरआरबी है। आप अगर इसको राजस्थान सरकार की आरआरबी की जो वेबसाइट है उस पर चेक करोगे तो आपको ये आंकड़ा वहाँ पे मिल जाएगा 2 का। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर कितनी आरआरबी है? 2 हैं टोटल। और वर्तमान भारत के अंदर 44 में भी एक तो पिछले बंद भी होगी पिछले साल, तो अपन इसको अभी 43 पे लाएंगे। ठीक है, कितनी है? सॉरी 43 है अभी वर्तमान में, 43 है, पहले 44 ही थी। तो 44 नहीं है, अभी 43 है। और राजस्थान में कितनी बची है? महज 2 बची है। तो ये आरआरबी का कंसेप्ट है। तो ये नॉन शेड्यूल्ड बैंक हैं और इनका उद्देश्य वगैरह क्या था वो हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। ठीक है, बाकी अब आगे देखिए, तो बैंकों के अगर अपन प्रकार की बात करें तो ये चीजें आ गई यहाँ पे। अब आप इसको वापस एक बार देखना। देखो बैंक हो गई। अब बैंक में क्या क्या हमने देखा है कि बैंक किसे कहते हैं? इसकी 2 टाइप हो गई, अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित, सार्वजनिक, निजी, विदेशी, आरआरबी, ये सब देख लिया। अब जो ये सहकारी बैंक है, इस सहकारी बैंक को विद्यार्थियों यहाँ नहीं पढ़ेंगे। इस सहकारी बैंक को कहाँ पढ़ा जाएगा? इस सहकारी बैंक को पढ़ेंगे हम इस जगह पे। कहाँ पे? सहकारिता के अंदर पढ़ेंगे। और सहकारिता के अंदर हम पढ़ेंगे कि कोऑपरेटिव बैंक कौन कौन सी है, जिसमें ग्रामीण सहकारी बैंक और शहरी सहकारी बैंक, अल्पकालिक ऋण देने वाली बैंकें और आपकी दीर्घकालिक ऋण देने वाली बैंकें, ये सारी की सारी बैंक हम कहाँ पढ़ने वाले हैं? ये सारी बैंक हम पढ़ने वाले हैं कहाँ पे? ये हम पढ़ेंगे सहकारिता के टॉपिक में। ठीक है, तो अभी हम यहाँ तक इसको फिनिश कर देते हैं। तो बैंक आपको उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं गैर बैंकिंग। ठीक है, कि गैर बैंकिंग संस्थान कौन कौन से हैं। स्क्रीनशॉट अच्छा लेना, अच्छा वो ज़रूरी होता है क्या? चलो मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैं आरबीआई की पीपीटी आज 100% शेयर कर दूंगा। गाइड में आरआरबी 196 बताई गई है, बहुत बढ़िया बताया है। इसीलिए तो कहता हूँ कि गाइड वाइड है ना, इनसे दूर रहा करो, क्योंकि गाइड की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। जब भी आप कभी फंसते हो ना कोई ऐसे ऑथेंटिक आंकड़े पे, तो आप एक काम किया करो, आप उसकी ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाओ। ठीक है, और ऑथेंटिक वेबसाइट पहचानने का एक तरीका बताता हूँ। जिस वेबसाइट के पीछे .gov.in ये लिखा हुआ हो, मतलब वो सरकारी वेबसाइट है। फिर आप उस सरकारी वेबसाइट पे जाओ और वहां पे चेक करो कि एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, तो अगर कहीं आंकड़ा इधर उधर मिलता है तो आप क्या करना है? आपको यहां जाके चेक करना है। ठीक है, .gov.in के ऊपर। तो फिर क्या होगा? आपका एक प्रकार से पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन आते हैं गैर बैंकिंग के ऊपर कि गैर बैंक संस्थान कौन कौन सी है। गैर बैंक में एक आएगा आपके नाबार्ड। नाबार्ड, इसके अलावा हम ले सकते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक। इसके अलावा एक आ जाता है सिडबी। ठीक है, इसके अलावा एक आ जाएगा आपके एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ये 4 बैंक ऐसी है जैसे हम क्या कहते हैं? ये कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं? तो ये 4 आ जाएंगे इसमें। इन चारों को हम अभी समझ लेते हैं, तो अपना ये बैंकों के प्रकार आपको बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बैंकों के प्रकार में हम आते हैं यहाँ पे। हाँ, अब देखिए सबसे पहला हमने लिखा नाबार्ड। ठीक है, नेशनल। अब देखो ये नेशनल बैंक है, किसके लिए ऋण देता है? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए ऋण देता है। अब रूरल डेवलपमेंट का मतलब आप समझ गए होंगे, मतलब कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए क्या करता है? ये ऋण देता है। बस इसको आपको इतना ही समझना है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक
फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट। अब देखिए आपको क्या याद करना है, इसमें चीजें कौन कौन सी याद करनी है। अब देखो सबसे पहली चीज कि इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हुई विद्यार्थियों 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, कौन सी कमेटी की सिफारिश पर हुई थी, तो आप कहोगे शिवरमण समिति की सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना की गई। कौन सी? शिवरमण समिति, पहली बात। दूसरी बात, इस शिवरमण समिति ने इसकी सिफारिश करी और इसकी स्थापना हो गई। तो अब बात ये आती है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है। मुख्यालय आज भी इसका मुंबई के अंदर है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसकी 100% जो पूंजी है ये पहले कभी आरबीआई की हुआ करती थी, वर्तमान में किसके अधीन है? ये भारत सरकार के। चूंकि यह बैंकिंग अधिनियम के तहत नहीं है इसलिए हम उसको सरकारी बैंक नहीं कहते। ये बैंकिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ये क्या है? ये नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो ये हो गया 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई शिवरमण समिति की सिफारिश के आधार पर। ये क्या काम करता है? ये आपके सिंपल सा मैटर है कि कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ऋण देता है। ठीक है, कहाँ से देता है? ये सीधा नहीं देता, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की मार्फत देता है। हम लोग क्या करते हैं, आपको पता होगा कि जैसे कृषि ऋण लेते हैं ना, अभी सोसाइटी मिलेगी गांव के अंदर, वो सोसाइटी दरअसल सहकारी बैंकों से आती है। सहकारी बैंकों को पैसे पीछे यहाँ से इधर से सप्लाई किए जाते हैं। और इसके साथ साथ ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी मेंटेन करता है। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो आधारभूत संरचना है, सड़कें बनानी हो, है ना, चाहे हॉस्पिटल बनाना हो, स्कूल्स बनाने हो, उसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट को क्या करता है? लोन देने का काम करता है। तो नाबार्ड जो है ये है तो नेशनल बैंक, लेकिन ये बैंकिंग नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। तो ये नॉन बैंकिंग है क्योंकि इसका स्थापना बैंकिंग अधिनियम के तहत नहीं की गई है, बल्कि कंपनीज एक्ट के तहत की गई है। ये तो हो गया नाबार्ड। नाबार्ड के बाद में दूसरा हमने लिया है नेशनल हाउसिंग बैंक, NHB। हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय आवास बैंक। ठीक है, आवास बैंक। बस इतना सा ध्यान रखना है। स्थापना कब हुई? तो आप कहोगे 1988 के अंदर इसकी स्थापना हो गई थी। अब 1988 में इसकी स्थापना हो गई। अब दूसरा प्रश्न ये बनता है कि इसके अंदर जो पूंजी लगी हुई है किसकी लगी हुई है? इसमें भी 100% पूंजी किसकी लगी है? भारत सरकार की। लेकिन ये सरकारी बैंक नहीं है। लगा हुआ बैंक भले ही है लेकिन ये बैंक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बैंकिंग एक्ट के तहत स्थापित नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे भारत सरकार का मामला। अब बात ये आती है कि तीसरा पॉइंट ये उठता है कि फिर इसका काम क्या है। तो ये क्या करती है? जो आवासीय परियोजनाएं हैं, जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज वगैरह, तो उनके लिए ये फंडिंग करती है आवासीय बड़े बड़े प्रोजेक्ट को। ऐसा नहीं है कि आप जो जाओ और NHB में कि मुझे लोन दे दो, नहीं, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट को फंड करती है, उसकी सिफारिश करने का काम करती है। अब इसके बाद में तीसरी बैंक हमने कौन सी ली है? सिडबी ली है। ठीक है, सिडबी। देखो सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब क्या हुआ कि लघु उद्योगों का विकास बैंक। ठीक है, भारतीय बैंक है। कैसा? लघु उद्योगों के विकास के लिए इस बैंक की स्थापना की गई है, सिडबी की। अब बात आती, सिडबी कब बना? सिडबी बना 1990 में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ के अंदर। और खास बात क्या है कि ये जो माइक्रो और जो आपके लघु उद्योग है, बड़े उद्योग नहीं, लघु उद्योगों के लिए क्या करता है? फंडिंग करता है ये। ठीक है, छोटे उद्योग जो है उनको विकसित करने के लिए क्या करता है? फंडिंग करता है। हाँ, आवासीय सूचकांक भी ये जारी करता है। वो आवासीय सूचकांक में ये होता है जिसमें ये बताया जाता है कि मार्केट के अंदर आवास की रेटें हैं जो बढ़ी है घटी है, तो आपको परीक्षा में देखते ही पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ,
तो लघु उद्योगों के लिए क्या करता है, ये सिडबी क्या करता है, फंडिंग करता है। अच्छा, अब बात ये भी आती है कि इसमें पैसे किसके लगे हैं, तो इसमें आपके बहुत सारे लोगों के लगे हैं। इसमें एसबीआई के पैसे भी लगे हैं, इसमें यूटीआई के पैसे भी लगे हैं, इसमें एलआईसी के पैसे भी लगे हैं। तो ये एक प्रकार का मिश्रित उपक्रम हो जाता है जिसमें बहुत सारी संस्थाओं के पैसे जो है वो लगे हुए। उसके बाद में आता है एग्जिम बैंक। कौन सा बैंक, एग्जिम बैंक। एग्जिम का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मतलब आयात निर्यात बैंक। कैसा बैंक, आयात व निर्यात बैंक। तो ये भारत के विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने वाला बैंक है, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ावा देने वाला बैंक है। और इसकी अगर अपन बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1992 के अंदर हुई, और उद्देश्य क्या है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ावा देना। 1992 नहीं, 1982 के अंदर हुई। और इसके अंदर जो पूंजी लगी हुई है वो किसकी लगी, 100% भारत सरकार की लगी। ठीक है, तो ये 4 मेन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इस बात को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखोगे तो आपको ये बढ़िया याद हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको करोगे तो उतना ज़्यादा ही परेशानी है। बस रटना नहीं है, इसको समझते जाओगे तो चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। हाँ, 1982 किया ना मैंने, 82 कर दिया। तो देखिए, अब अपन लास्ट में सारी चीज़ें, ये बैंकों के प्रकार हो गए और ये नॉन बैंकिंग भी हमने समझ लिया। एक शब्द आपने थोड़ी देर पहले किसी स्टूडेंट ने कहा था कि राष्ट्रीयकृत बैंक क्या होती है। ठीक है, देखो राष्ट्रीयकृत बैंक का क्या फंडा है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि राष्ट्रीयकृत बैंक क्या होती है। राष्ट्रीयकृत बैंक, इसको समझिए आप। देखो, जैसे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पढ़ते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक का क्या मतलब होता है। राष्ट्रीयकृत बैंक का मतलब ये होता है कि जब भी कोई निजी बैंक है और उस बैंक की अगर जो पूंजी है, ठीक है, उस पूंजी को क्या करती है सरकार, अगर अधिग्रहित कर लेती है। सरकार के अधिग्रहण का क्या मतलब होता है, एनएचबी का मुख्यालय भी मुंबई में ही है, मैंने नहीं लिखा क्या, एनएचबी का मुख्यालय भी मुंबई के अंदर ही है, नहीं लिखा, अभी लिख लेता हूँ, मुंबई। ठीक है, हाँ, तो राष्ट्रीयकृत बैंक में क्या होता है, जब सरकार क्या करती है कि जो पूंजी है वो सारी की सारी पूंजी जो है वो जब अपने नाम कर लेती है, मतलब ये हुआ कि खरीद लेती है पूरी की पूरी, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं राष्ट्रीयकरण। 1969 में आपको पता होगा, जिनकी 50,000 करोड़ के आसपास कुछ संपत्ति थी, ऐसे 14 बैंकों का क्या किया था, इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण किया था। तो 1969 के अंदर 14 प्राइवेट बैंक थे और इन निजी बैंकों का क्या किया गया, निजी बैंकों को सरकार ने उनकी सारी पूंजी खरीद ली, और जब सारी पूंजी खरीद ली तो उसका क्या हो गया, राष्ट्रीयकरण हो गया। तो 14 बैंकों का 1969 में क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर आया 1980, ठीक है, दूसरा जब 1980 आया तो 1980 के अंदर इन्होंने 6 और बैंकों का क्या किया था, राष्ट्रीयकरण किया था। तो ये 6 बैंक और हो गए, दूसरा राष्ट्रीयकरण ही हो गया। तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 20 संख्या हो गई। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया करके था, उसका पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया, और विलय होते एक बैंक घट गई। तो पीछे कितनी नेशनलकृत बैंक रही थी, 19 बैंक रही, जो आपके एक प्रकार से राष्ट्रीयकृत बैंक थी। तो अब आगे क्या हुआ, तो पहले चरण में 14, दूसरे चरण में 6, फिर कितनी रही, 20 में से एक विलय कर दी गई, पीछे रही 19। तो उस समय तक 19 राष्ट्रीयकृत बैंकें थी, और अभी कुछ और विलय कर दिए, तो लेटेस्ट आंकड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा। बाकी अभी तक है वैसे 19 बैंक ही राष्ट्रीयकृत है, और उनकी कुछ बैंक क्या कर दी गई है, बाद में इन्होंने कुछ बैंकों का विलय कर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से कुछ आंकड़ा कम हुआ होगा, बट अब आपको 19 तो याद करना, बाकी देख लेना नेट पे, अगर आंकड़ा ऊपर नीचे हुआ तो आप समझ लेना। बस राष्ट्रीयकृत का मतलब ये होता है कि सरकार क्या करती है, निजी बैंक से हिस्सेदारी खरीद लेती है। सरकार क्या करती है, निजी बैंक से हिस्सेदारी ले लेती है, बैंक से हिस्सेदारी ले लेती है, हिस्सेदारी ले लेती है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाले क्या करते हैं, अभी जैसे एक चीज़ और होती है, एक क्या होता है, जैसे मान लो कि यूँ कहिए कि एक एग्जाम्पल से हम चीज़ों समझते हैं। जैसे 100% सरकारी कोई उपक्रम है जिसमें 100% पूंजी सरकार की लगी हुई हो, फिर क्या हुआ,
अब 100% जब सरकार की पूंजी लगी हुई है, फिर सरकार अगर इसमें से धीरे 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 अपना हिस्सा बेचना शुरू कर दे, और सरकार जब अपना हिस्सा बेचना शुरू करेगी तो हम उससे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। और मान लिया कि सरकार ने 25% हिस्सा बेच दिया, कितना हिस्सा बेच दिया, 25% हिस्सा बेच दिया, तो पीछे कितना बचा, 75%, क्योंकि 100 में से 25 माइनस कर दो। तो अब देखिए सरकारी बैंकों का जब आपके हिस्सा बेचा जाता है, सरकारी बैंक हो या सरकारी कोई भी उपक्रम हो, तो उसे हम कहते हैं विनिवेश, विनिवेश बोलते हैं। ठीक है, विनिवेश। निवेश क्या होता है, निवेश वो होता है जब पैसा पैसा कमाने को लग जाए, और विनिवेश में क्या होता है, सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेच देती है। तो 25% जब हिस्सेदारी बिकी, या अपन इसको 49 तक ले सकते हैं, ठीक है, तो 49% अगर किसी बैंक की हिस्सेदारी बेच दी, पहले सरकार का वो उपक्रम था जिसके उसकी सरकार के पास 100% हिस्सेदारी थी, तो अब देखिए इस विनिवेश के बाद में सरकार क्या कर दिया, एक प्रकार से शेष हिस्सेदारी कितनी बची, 51%। अब देखिए जब 100% थी तब तो वो सरकारी हो गई, फिर जब 51% शेष बची तब ये सार्वजनिक हो गई, बैंक कैसी हो गई, सार्वजनिक हो गई। तो अब आप देखिए गवर्नमेंट बैंक किसे कहेंगे, जिसमें 100% सरकार का पैसा हो। फिर उसके बाद में क्या होगा कि 100% से लेकर और 51% तक ये हिस्सा अगर बेच दिया जाए, चाहे 1% बेचो, चाहे 2% बेचो, चाहे 50% बेचो, 49% बेचो, 99% भी होगा ना, तो भी वो सार्वजनिक बैंक होगी। फिर सरकार ने आगे चलकर मूड बनाया कि इसका कुछ हिस्सा और बेच दे, और सरकार ने मान लो 20% हिस्सा और बेच दिया। अब सरकार का हिस्सा कितना बचा, 51 में से 20 चले गए, 31%। अब पीछे कितना बचा, 31% बचा, 70% के आसपास हिस्सा चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसे हम कहते हैं निजीकरण। क्या कहते हैं, निजीकरण। क्यों, क्योंकि अब बैंक के अंदर अधिकार किसका है, स्वामित्व, मेजोरिटी 70% की निजी क्षेत्र की हो गई और 31% की गवर्नमेंट की रही। तो क्या होता है, सबसे पहले सरकारी बात होती है, फिर विनिवेश होता है, विनिवेश के द्वारा पब्लिक सेक्टर बना दिया जाता है, फिर आपकी चीजें बेची जाती है, और उसे हम कहते हैं निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। आजकल अखबार में आता है ना कि निजीकरण हो रहा है, निजीकरण नहीं हो रहा है, अभी विनिवेश हो रहा है सार्वजनिक क्षेत्र तक के। और ये विनिवेश कब शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है आपके 1991 से, जब मनमोहन सिंह जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी लेके आए थे, उसके बाद से चल रहा है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो निजीकृत हो चुके हैं, तो निजी हाथों में जा चुके हैं, मतलब मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर 51% इनके पास पहुंच चुका है। तो ये एक प्रक्रिया होती है। जैसे मान लो कि कोई जिला अस्पताल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो 100% सरकार का है। अब इस 100% इस हॉस्पिटल के अंदर सरकार क्या करे, 49% हिस्सेदारी बेच दे, तो ये हॉस्पिटल हो जाएगा पब्लिक प्रॉपर्टी। फिर 51% सरकार के पास रहेगी, 49% पब्लिक के पास रहेगी। फिर आगे चलकर 5-7 साल बाद सरकार ने 20% हिस्सेदारी और बेच दी। इसका मतलब अब ये अस्पताल चला गया निजी क्षेत्र के हाथों में। तो सरकारी क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर, और लास्ट में आता है निजी क्षेत्र। फिर अगर सरकार चाहे तो निजी क्षेत्र को वापस अपने अधीन कर ले, तो उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीयकरण बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ये सिस्टम चलता है ऐसे। तो ये बात हो गई यहाँ पे क्लियर। अब हम मेन बात करेंगे कि बैंकों के कार्य कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बैंकों के कार्य क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला कार्य बैंक का क्या होता है, ये समझना आप। जैसे यहाँ पे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये बैंक है और ये ग्राहक है, कस्टमर है। ठीक है, अब बैंक का काम ग्राहक से होता है और इससे ज्यादा किसी से नहीं होता। ठीक है, दूसरा चीज देखिए, अब देखो ग्राहक, अब जैसे यहाँ पे आप हो, आपके पास में 10,000 रुपए थे और आपने 10,000 रुपए क्या किया, बैंक में जाके SBI में जमा कर दिए। ये क्या किया आपने, 10,000 रुपए जमा कर दिए। ये आपके लिए क्या है, ये जमा राशि है, हम कहेंगे इसको डिपॉजिट। तो आपने 10,000 रुपए डिपॉजिट कर दिए बैंक के अंदर। बैंक के लिए 10,000 रुपए क्या है, बैंक के लिए 10,000 रुपए है दायित्व, लाइबिलिटी। क्या है, लाइबिलिटी। अब देखिए, अब जो 10,000 रुपए आपने गैर राष्ट्रीयकृत बैंक ऐसे जिसमें सरकार की पूंजी नहीं होती, वो आपके सार्वजनिक भी हो सकता है, वो आपके निजी भी हो सकता है, सारे हो सकते हैं। डिपॉजिट
आप 10,000 रुपए जो आपने डिपॉजिट किए, जैसे आप गए SBI बैंक के अंदर, आपने वहां पे 1,000 रुपए जमा कर दिए, 10,000 रुपए आपके लिए वो जमा थे, वही राशि SBI के लिए वो लाइबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी, ये 10,000 वापस देने की जिम्मेदारी, वो भी ब्याज सहित। अब क्या हुआ, अब मैं गया, मुझे ऋण चाहिए था और मैंने क्या किया, बैंक से SBI से क्या ले लिया, वो 10,000 रुपए ऋण ले लिया। अब देखिए मैंने 10,000 ले लिए, ठीक है, 10,000 ले ली। अब मेरे लिए क्या हो गया, ये लोन हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, लोन कहते हैं। अब देखो, अगर आप बैंक में जमा करवाते हो तो आपके लिए जमा है, और अगर आप बैंक से लेते हो तो आपके लिए लोन है, वो ऋण है। आगे देखिए, अब बैंक जो जनता से लेता है वो बैंक के लिए क्या है, दायित्व, वो जमा नहीं बैंक के लिए, बैंक के लिए क्या है, दायित्व। और बैंक आपको जो उधार देता है वो बैंक के लिए क्या है, साख है, लोन नहीं है, क्या है, क्रेडिट जिसे हम कहते हैं, क्रेडिट, ठीक है। अब देखिए, तो अब ये चीज आपको समझनी है। हम कहते हैं ना कि साख सृजन, साख सृजन का मतलब होता है कि बैंक के द्वारा जनता को या ग्राहक को उधार देना बैंक के लिए क्या कहलाता है, साख सृजन कहलाता है। और इसके बदले बैंक जनता से क्या वसूल करती है, अपने ग्राहक से क्या वसूल करती है, ब्याज दर लेती है, इंटरेस्ट रेट लेती है। और इस इंटरेस्ट रेट को निर्धारित कौन करता है, बैंक खुद करती है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं कार्यों को लिखूं तो अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे बैंक के कार्य क्या क्या है। बैंक के कार्य है जमाएं प्राप्त करना, जनता से क्या प्राप्त करना, जमा प्राप्त करना, अथवा लायबिलिटी का दायित्व निर्माण। अब देखो, ये दोनों शब्द परीक्षा में आ सकते हैं, जमा शब्द भी आ सकता है, दायित्व भी आ सकता है। आपके लिए जो जमा है वो बैंक के लिए लायबिलिटी है, पहला कार्य। दूसरा कार्य है ऋण। देखो, दूसरा कार्य क्या है, साख का सृजन करना, साख का सृजन करना, ठीक है, साख का सृजन करना, अथवा क्या करना, ऋण देना। अब देखिए, आप समझ गए होंगे, ऋण देना। अब आपके लिए जो ऋण है वो बैंक के लिए साख सृजन है। क्या है, साख सृजन है। एक बैंक की हालत कैसी है, ये इस बात पे तय होता है कि उसका लायबिलिटी और क्रेडिट रेशियो कैसा है, मतलब उसके ऊपर जमाएं कितनी है, मतलब उसके ऊपर दायित्व कितना वापस लौटाने का, और ये इसने लोगों को कितना दिया है। मान लो लायबिलिटी है 1,00,000 रुपए की, और सामने क्रेडिट इन्होंने दे रखे हैं, जैसे ये लोग लोन में क्या करते हैं, जैसे 50,000 का लोन लिया तो 1,00,000 रुपए काउंट करते हैं। क्यों, क्योंकि वो 50,000 का 50,000 ब्याज भी साथ में काउंट करते हैं। तो 1,00,000 रुपए जैसे इन्होंने जमा लायबिलिटी के रूप में अपने पास रखे, क्रेडिट के रूप में इन्होंने जैसे मान लेते हैं कि 1,00,000 रुपए दे दिए, ठीक है, तो ये रेशियो बराबर है, मतलब हालत ठीक ठाक है। अगर 1,00,000 की जगह ये 2,00,000 होता, मतलब बैंक की हालत बहुत अच्छी है। अगर इस 1,00,000 की जगह 1,00,000 से कम है, सामने मान लो 90,000 है, इसका मतलब बैंक की हालत बहुत खराब है। तो जब भी आपके क्रेडिट एंड लायबिलिटी रेशियो बिगड़ा हुआ होता है तो बैंक की हालत खराब होती है, एनपीए बढ़ जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिसे अपन कहते हैं। और आरबीआई फिर बैंक को चेतावनी देता है कि अपना लायबिलिटी और क्रेडिट रेशियो जो है वो बना के रखो, अदरवाइज ये इनका बिगाड़ता कौन रेशियो, विजय माल्या, नीरव मोदी, ये जो लोग थे इन्होंने इनका रेशियो बिगाड़ दिया। लायबिलिटी तो जनता की थी और ये क्रेडिट लेके भाग गए। इससे क्या होता है, इससे बैंक का पूरा ढांचा बिगड़ जाता है और बैंक को नुकसान होगा, पब्लिक बैंक को, तो सीधा नुकसान किसको जाता है, जनता को जाता है। ये साख सृजन का काम करना, जमाओं का काम करना। अब देखिए, इस साख के ऊपर ये क्या लेते हैं, इस साख के ऊपर ये लेते हैं आपके ब्याज दर। क्या लेते हैं, ब्याज लेते हैं, इंटरेस्ट रेट लेते हैं। और ये जो ब्याज दर लगती है इसका निर्धारण कौन करता है, बैंक खुद करती है, आरबीआई नहीं करती। लेकिन आरबीआई इनको एक बेस रेट बताती है। आरबीआई क्या तय करती है, आरबीआई इनको ये कहती है कि भाई आप एक प्रकार से इस प्रकार से गाइड करो, इस हिसाब से रखो। लेकिन बैंक आरबीआई की बात मानना ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो आरबीआई बैंक रेट के निर्धारण में, साख सृजन में, लायबिलिटी, डिमांड,
लोन, इसमें आरबीआई कुछ नहीं करती। ये सारा का सारा काम विद्यार्थियों कौन करता है, ये सारा काम कौन करती है, बैंक खुद करती है। इसमें आरबीआई का कोई रोल नहीं होता। अगर परीक्षा में सवाल आए कि निम्नलिखित में से कौन सा आपके ये आरबीआई का कार्य नहीं है, तो ध्यान रखना कि क्रेडिट, दायित्व, ऋण, जमा, ये काम आरबीआई का नहीं है, ये सारा बैंकों का है। फिर जमाओं में भी दो टाइप की जमाएं होती है, ठीक है। एक होती है फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड, एक होती है टाइम, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। अब इसको अगर मैं हिंदी में कहें तो सावधिक, आवधिक, उस टाइप से, फिर इतना आपके डिटेल में नहीं आता, आप फिर फंस जाओगे, कहोगे सर हमारे को ये एक प्रकार से बैठा है नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनका एक तो ये कार्य होगा। इसके अलावा क्या करती है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड देती है, क्रेडिट व डेबिट कार्ड। ये क्या होते हैं, डेबिट कार्ड वो होता है जो आपके पास एटीएम है, इसे अपन डेबिट कार्ड कहते हैं। इसमें अपन डेबिट ही डेबिट कर सकते हैं, मतलब अगर मार्केट अपने अकाउंट में पैसा है तो वो एटीएम से निकाल ही सकते हैं, उसे अपन डेबिट कहते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट का मतलब होता है साख। इसका मतलब होता है अगर आपके एटीएम में नहीं भी है तो भी आपकी साख के अनुसार आरबीआई क्या करता है, आपको उधार देता है, सॉरी बैंक क्या करती है, आपको उधार देती है। और फिर क्या होता है, मेरे नेबर ने सुसाइड कर लिया सिलेक्शन नहीं होने पर। भाई ऐसा, भारत की जनसंख्या है 135 करोड़ के आसपास, अगर ऐसे जाओगे तो फिर यूँ कहिए कि कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा माता पिता के अलावा। बाकी वैसे ही डार्विन का सिद्धांत है ना, फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल, जो फिट है वही सर्वाइव करेगा, ठीक है। डेबिट क्रेडिट कार्ड जारी करना। चौथा क्या करता है, चेक की सुविधा देना। चेक की सुविधा भी कौन देता है, बैंक देती है। पांचवा काम क्या होता है, ओवरड्राफ्ट की सुविधा देना। ओवरड्राफ्ट क्या होते हैं विद्यार्थियों, ओवरड्राफ्ट ये होते हैं, जैसे मान लो जैसे अपन हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट को अधिविकर्ष सुविधा। अधिविकर्ष, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने किसी को चेक दे दिया और आपने जो चेक दिया उस चेक के ऊपर आपने लिख के दिया भाई 50,000 रुपये मेरे खाते से निकाल लेना। अब उसने चेक लगा दिया, आपके खाते में थे 40,000 रुपये, 10,000 रुपये कम हो गए। तो अब जब 10,000 रुपये कम हो गए तो बैंक कहेगा भाई आपके खाते में 10,000 कम है और आपने तो 50,000 का चेक दिया। ऐसी स्थिति में चेक बाउंस का केस बनता है। लेकिन अगर यूँ कहिए कि ग्राहक का व्यवहार अच्छा है तो बैंक क्या करती है, वो 10,000 रुपये उसके अपने खाते से दे देती है, बैंक उधार दे देती है ताकि उसका चेक बाउंस नहीं हो, और उसको 50,000 रुपये पूरे दे देती है और 10,000 रुपये उसके खाते में माइनस कर देती है, माइनस में दर्शा देती है। उससे अपन ओवरड्राफ्ट सुविधा कहते हैं। मैंने आपको 50,000 का चेक दे दिया, आप बैंक में जाओगे चेक लेके, मेरे खाते में 40,000 ही है, वो 10,000 पूरे कहाँ से हो गए। आप केस भी कर सकते हो चेक बाउंस का, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या हो, और भारत में सबसे ज़्यादा केस भी चेक बाउंस के हैं। फिर बैंक क्या करती है, 10,000 रुपये अपने खाते से दे देती है ताकि उसको 50,000 मिल जाएंगे, लेकिन मेरे खाते में माइनस में 10,000 दिखाएंगे। जैसे ही मैं खाते में पैसे भरूंगा उस दिन मेरे खाते से वो 10,000 अपने आप ही माइनस हो जाते हैं। इसे अपन ओवरड्राफ्ट सुविधा कहते हैं, ये भी बैंक देता है। इसके अलावा बैंक क्या देता है, लॉकर सुविधा भी देता है। लॉकर, जिसमें आपको पता होगा बैंक जब भी कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसके लॉकर चेक किए जाते हैं, और लॉकर में वो क्या करता है, लॉकर में वो सोना रखता है, लॉकर में अपनी प्रॉपर्टी रखता है। ध्यान रखना, लॉकर के लिए हमें उल्टा ब्याज देना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम ब्याज देते हैं तभी वो लॉकर की सुविधा हमें रख देता है, नहीं तो वो सुविधा नहीं देता। सर व्यवहार या ट्रांजेक्शन, व्यवहार ट्रांजेक्शन, देखो व्यवहार तय होता है ट्रांजेक्शन के ऊपर। आप ग्राहक का व्यवहार कैसा, ये ट्रांजेक्शन पे तय होता है। अगर उसके प्रॉपर ट्रांजेक्शन चलते रहे हैं, अगर उसका ट्रांजेक्शन अच्छा हुआ है, उसका कभी भी खाता कमजोर नहीं गया है, तो उसका व्यवहार अच्छा माना जाता है। बैंक के लिए उसका बिहेवियर अच्छा, बैंकिंग बिहेवियर जैसे आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये बातें थी इसकी, मोटे मोटे कार्य थे बैंक के जो मैंने आपको समझा दिए, तो इनको आप अच्छी तरीके से समझ लेना। और अब सर बैंक का ब्याज के अतिरिक्त क्या आय के स्रोत होते हैं। देखो बैंक के ब्याज तो मिलता ही है, साथ में जैसे बैंक ने एसएलआर रखा, कल मैंने बताया था, जो कि 20% है लगभग। अब 20% एसएलआर को भी बैंक क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, उससे भी बैंक को आय होती है। इसके अलावा बैंक के पास में जो मुनाफा होता है उस मुनाफे को भी बैंक वाले क्या करते हैं, शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं मुनाफे को। इस लाइबिलिटीज को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता, मुनाफे को इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उससे भी इनको फायदे होते हैं। तो ये 3-4 स्रोत हैं जिससे इनको फायदा होता है।
ठीक है। ठीक है, ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें कुछ है भी नहीं इतना। आप इस वीडियोस को वापस सुनोगे अच्छे से तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सर ओवरड्राफ्ट डेबिट या क्रेडिट किस पर मिलता है? ओवरड्राफ्ट चेक पर मिलता है। आपने किसी को चेक दे दिया और उसमें पैसे की कमी थी तो वहां पे मिलता है। इसमें डेबिट क्रेडिट का, ओवरड्राफ्ट का कोई उसमें सिस्टम नहीं है। ठीक है। तो ये सारी चीजें बैंक, और इसके अलावा कोई और चीज भूल जाते हो तो आप याद कर लेना कि आप बैंक में क्या क्या काम करने जाते हो, वो सारे बैंकिंग कार्य हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, हमारा बैंक का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे मैंने जमाओं की बात की थी तो उसको अपन नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी बोलते हैं। इसको NTDL बोल सकते हैं, NDTL भी बोल सकते हैं। मतलब दो टाइप की जमाएं होती है। कौन कौन सी होती है? टाइम यानी समय जमाएं, और डिमांड यानी मांग जमाएं। अब समय जमा और मांग जमा क्या होती है? समय जमा ऐसी जमा होती है कि उसको जैसे 10 साल के लिए करवा दी तो आप 10 साल से पहले वापस नहीं आओगे मांगने के लिए। इसे अपन जनरली FD बोलते हैं। ठीक है। मांग जमा क्या होती है? वो कभी भी मांग किया जा सकता है, कभी भी जा सकता है, मेरे को वापस पैसे दो। आप 50,000 जमा करवा के घर पहुंचे, घर पे कोई आ गया कि मुझे 40,000 दो, जरूरत पड़ गया, वापस चले गए, तो इसे हम कहते हैं मांग जमाएं। ठीक है। सेविंग अकाउंट जो होते हैं ये सारी की सारी मांग जमाओं के आते हैं। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक है ना, चालू खाता और बचत खाता, इसे हम मांग अकाउंट जमा में आता है। तो बैंकों की जमाएं दो टाइप की होती है, टाइम लाइबिलिटी एंड डिमांड लाइबिलिटी। इसे हम NDTL बोलते हैं, टाइम, नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होगी? ये लाइबिलिटी ये जमाएं हो गई। टी क्या है? टी का मतलब हो गया समय, मतलब उसको आप आवधिक बोलते, क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। डी का हो गया मांग। तो मांग का मतलब ये होगा आप कभी भी उठा सकते हो, और समय में आप कभी भी नहीं उठा सकते। फिर समय में क्या होता है? RD एंड FD। ठीक है। फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट, आगे और चला जाता है। मांग में होती है दो टाइप की, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। ठीक है। तो इनमें कभी भी आप उठा सकते हो, कासा, RD, FD, ये फिर ज्यादा डिटेल में चला जाता है। अच्छा, अब लास्ट बात, जैव मंडल की कल क्लास होगी इस जगह 6:30 से 7:30 के बीच में, और कल जैव मंडल आपको पूरा करवाया जाएगा। आप जैव मंडल की क्लास जरूर लेना। ठीक है। तो अब देखिए, वापस पॉइंट पे आते हैं हम। तो ये सारी विद्यार्थियों बातें हो गई, ये RBI हो गया, बैंक एवं उसके कार्य हो गए। अब कल जैव मंडल होगा, और अगली जो अवधि होगी, क्लास होगी हमारी, उसमें ये तीनों टॉपिक अपन क्लियर कर लेंगे। और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि अगली अपनी क्लास बीमा और सहकारिता की, और ये हो जाएगा, ये फटाफट हो जाएगा। अब इसमें कुछ ज़्यादा रहा नहीं है। वैसे खातों के मैंने प्रकार बताए ना, अभी खाते 2 टाइप के होते हैं। खाते कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया अभी। देखो कौन कौन से होते हैं। या तो होता है आपके टाइम वाला खाता और डिमांड वाला खाता, समय खाते और मांग खाते। ठीक है। फिर डिमांड वाले में कौन कौन से होते हैं? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, और टाइम में होते हैं RD एंड FD। FD मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, RD का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है। ये 4 चीजें होती है। फिर मांग वाले में कभी भी पैसे उठा सकते हो, टाइम वाले में आप हर समय पैसे नहीं उठा सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। कल जैव मंडल की क्लास देखना मत भूलना। धन्यवाद।